नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। पटना के गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर। जोहान्सबर्ग में 21 से 23 नवंबर को 20वें G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। G20 एजेंडे पर भारत का दृष्टिकोण करेंगे पेश। दुनिया के कई बड़े नेताओं से होगी मुलाकात। आज से छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगी शामिल। मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना का करेंगी शुभारंभ। रूस के येकातोरिनबर्ग और कजान में भारत के 2 नए महावाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया उद्घाटन। दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंध होंगे गहरे। भारतीय छात्रों, कारोबारी समुदाय और प्रवासी भारतीयों के लिए दूतावास सेवाओं को बनाएंगे और आसान। गोवा में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज। आज से 80 से ज्यादा देशों के मेहमान और फिल्म निर्माता होंगे शामिल। भारत और विश्व भर की 270 से अधिक फिल्में होंगी प्रदर्शित। 13 वर्ल्ड प्रीमियर और 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर, साथ ही 46 एशियन प्रीमियर शामिल। कार्यशालाएं, मास्टर क्लास और फिल्म बाजार भी होंगे आयोजित। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से एनडीए के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा पटना में लगना शुरू हो गया है। कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नीतीश कुमार आज दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री सहित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 11:15 बजे गांधी मैदान पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग में 21 से 23 नवंबर को 20वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बार शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। ये लगातार चौथी बार है जब इस सम्मेलन की मेजबानी ग्लोबल साउथ के देशों में हो रही है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 एजेंडे पर भारत का नजरिया पेश करेंगे और शिखर सम्मेलन के सभी 3 सत्रों में अपनी बात रखेंगे। अपने संबोधन में वो समावेशी और सतत आर्थिक विकास, कारोबार, विकासपरक वित्त, वैश्विक कर्ज की चुनौतियां, प्रतिरोधक विश्व के निर्माण, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा विषय को शामिल कर सकते हैं। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में मौजूद कुछ नेताओं के साथ तमाम द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगी और आज यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन पीजी कॉलेज मैदान में किया जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रपति मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना का शुभारंभ भी करेंगी। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पंडो समाज के प्रमुख लोगों से भी मुलाकात करेंगी। अपनी यात्रा के दूसरे दिन तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगी। भारतीय कला महोत्सव के दूसरे संस्करण में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव की समृद्ध सांस्कृतिक पाक कला और कलात्मक परंपराओं का प्रदर्शन किया जाएगा। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी स्थित प्रशांति निलयम में श्री सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह के अवसर पर
आयोजित विशेष सत्र में भी शामिल होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र की 80 वर्ष पुरानी व्यवस्था को आज की वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप सुधारने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि युद्ध, आतंकवाद, जलवायु संकट और डिजिटल जोखिमों के बीच संवाद, सहयोग और त्वरित सुधार आज अनिवार्य है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वैश्विक शासन में सुधार लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण और समावेशी होना चाहिए ताकि ग्लोबल साउथ को उचित प्रतिनिधित्व मिले। की वैश्विक संस्था पर आज की परिस्थितियों के अनुसार, आज की वास्तविक स्थितियों के अनुसार, आज की चुनौतियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होना ही चाहिए, ऐसा विचार सभी प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का हमेशा मानना रहा है कि वैश्विक शासन के लिए सुधार वर्तमान की आवश्यकता है, जिससे हम न्यायपूर्ण, समावेशी और अधिक प्रतिनिधित्व वाला एक जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है उसके अंदर आज की परिस्थितियों के अनुसार उसमें निर्णय हो, फैसले हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधियों की समावेशी हो, भागीदारी हो। लोकसभा अध्यक्ष ने भारत की वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी कहा जाने वाला देश है जो हमेशा विश्व शांति, सहयोग और न्यायपूर्ण संबंधों के पक्ष में खड़ा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने न्यायपालिका की नई चुनौतियों, पर्यावरण, न्याय, सतत विकास और एआई के नैतिक उपयोग पर वैश्विक न्यायालयों के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता पर भी जोर दिया। और भारत ने हमेशा अपने वैश्विक दायित्वों को निभाया है। संयुक्त राष्ट्र में 1950 से शांति सेना के रूप में भी भारत ने हमेशा 3 लाख से अधिक सैनिक वहां पर भेजे और समय समय पर वैश्विक शांति के लिए भारत सक्रिय भागीदारी निभाता आया है। और मुझे आशा है कि इन सब वैश्विक चुनौतियों के लिए हमारे न्यायपालिकाओं के साझे दृष्टिकोण, साझे विचार, नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, इन सब पर भी आप सब लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे ताकि हम एक विश्व के अंदर एक ऐसी बेहतर व्यवस्था बना सकें जो न्यायपूर्ण हो, समानता हो और सभी देशों के आर्थिक सामाजिक परिवर्तन में योगदान हो। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से 28 नवंबर तक पणजी, गोवा में आयोजित होगा, जिसमें विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ कृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस महोत्सव में 80 से ज्यादा देशों के मेहमान और फिल्म निर्माता शामिल हो रहे हैं। इसमें भारत और दुनिया भर की 270 से ज्यादा फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। 13 वर्ल्ड प्रीमियर, 4 इंटरनेशनल प्रीमियर और 46 एशियन प्रीमियर इसमें शामिल हैं। इस भव्य आयोजन में स्क्रीनिंग के साथ साथ कार्यशालाएं, मास्टर क्लास और फिल्म बाजार भी आयोजित होंगे, जो देश के नए और उभरते फिल्मकारों के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करेंगे। 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का उद्देश्य दुनिया भर के फिल्मकारों को जोड़ना और कला के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देना है। They weren't just filmmakers. They were visionaries who turned cinema into poetry, passion, and protest. Their stories were not confined to the screen. They became the soul of a nation finding its voice. At the 56th International Film Festival of India, we pay centenary tributes to the masters who gave Indian cinema its depth, poetry, and conscience. Guru Dutt, the dreamer who turned shadows into soul. Through films like Pyasa and Kagaz Ki Phool, he revealed the ache behind beauty, the loneliness within fame, and the eternal longing of the artist. His frames still whisper of heartbreak and hope. Raj Khosla, a director of many voices who redefined mainstream cinema with elegance and daring.
From suspense to romance, from CID to Mera Saya, his women stood strong, his stories breathed style, and his craft bridged the art of expression and entertainment. Ritwik Ghatak, the visionary who saw cinema as protest and prayer. In Meghe Dhaka Tara and Subarnarekha, he turned the pain of partition into pure art, fusing realism, myth and music into a haunting language of loss and resilience. Their films still speak to us of who we were and who we could be. Honoring them is not just a tribute to history, but a salute to courage, imagination and the timeless power of Indian cinema. The 56th International Film Festival of India, celebrating 100 years of visionaries who continue to light our screens and our souls. मुझे लगता है कि पहली बार यानी गोवा में जितने सारे टूरिस्ट हैं, इंटरनेशनल और नेशनल गेस्ट हैं, उनके लिए कोई पास की जरूरत नहीं है, जो आके यहाँ पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ओपनिंग सेरेमनी एंजॉय कर सकते हैं. इट इज इन नियर टू द ESG टू द कॉम्प्लेक्स विच इज द ग्राउंड इज ओपन फॉर ईच एंड एवरीवन. फर्स्ट टाइम इस पे फ्लोट परेड पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इनॉग्रेट हो रहा है. फिल्म रिलेटेड, गोवन कल्चर रिलेटेड, गोवन फ्लोट, बाकी स्टेट के कॉर्पोरेट हाउसेस और फिल्म रिलेटेड हाउसेस के फ्लोट यानी फिल्म फैटर्निटी शो करेंगे. वो देखने के लिए सभी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ. 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक कल 4 बजे इनॉग्रेशन होगा. वो इनॉग्रेशन देखने के लिए सभी ने आ जाए. ऑलमोस्ट 99% पूरा काम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का हो गया. लेट अस एंजॉय द फिल्म फेस्टिवल फ्रॉम द 20th to 28th. I welcome each and everyone for the 56th International Film Festival. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट जनरल यानी महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया. ये नए दूतावास येकातेरिनबर्ग और कजान में खोले गए हैं. इस अवसर पर डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्वास जाहिर किया कि नए वाणिज्य दूतावासों की स्थापना से भारत और रूस के बीच व्यापार, पर्यटन, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्य दूतावास 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों में योगदान भी देगा. उन्होंने ये भरोसा भी जाहिर किया कि नए दूतावास भारतीय छात्रों, कारोबारी समुदाय और प्रवासी भारतीयों के लिए दूतावास सेवाओं को और आसान बनाएंगे. Ekaterinburg is often called the third capital of Russia due to its industrial importance and is the gateway to Siberia. Known for its heavy engineering, gem cutting, defense manufacturing, metallurgy, nuclear fuel, chemicals, and medical equipment. The region hosts one of the most prominent international economic forums in Russia, the INNOPROM. The opening of the consulate will give impetus to enable and to strengthen the technological, scientific, economic and trade collaboration between Indian and Russian industries. Kazan is one of the most visited cities in Russia. I've had the pleasure of going there myself after Moscow and St. Petersburg, and with good reason. The region is a multicultural and multi-ethnic hub and acts as a bridge between Russia and the rest of Asia. The consulate will help strengthen people-to-people ties by encouraging cross-cultural exchanges and high-tech participation. Kazan is well known for its oil production and refining, for fertilizers, automobiles, defense manufacturing, pharmaceuticals, and electrical equipment. I'm confident that with the opening of the 2 new consulates, there will be a further strengthening of India-Russia ties, and this will surely mark a new phase in our relationship. नई दिल्ली में हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने वाले कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक आज होने वाली है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी करेंगे. इस बैठक में मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होंगे. सेशल्स इस बार पर्यवेक्षक देश के तौर पर हिस्सा ले रहा है, जबकि मलेशिया को विशेष अतिथि के रूप में न्योता दिया गया है. इससे पहले 6ठी बैठक दिसंबर 2023 में मॉरिशस में हुई थी. इसके बाद अगस्त 2024 में श्रीलंका में सभी सदस्य देशों ने
कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के औपचारिक संस्थापक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी लगातार संपर्क में रहते हैं और उनकी आखिरी बैठक जुलाई 2024 में ऑनलाइन हुई थी। इस बार की बैठक में सदस्य देश पिछले 2.5 साल में किए गए कामों की समीक्षा करेंगे और आगे की दिशा तय करेंगे। चर्चा के मुख्य विषय समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला, ड्रग्स और मानव तस्करी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर रोक, साइबर सुरक्षा, बिजली, पानी, पोर्ट जैसे अहम ढांचे की सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं में एक दूसरे की तुरंत मदद करना होगा। साथ ही 2026 के लिए नई कार्य योजना और रोड मैप को भी मंजूरी दी जाएगी। सातवें कोलंबो सम्मेलन से पहले बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर खलीलुर रहमान और उनके प्रतिनिधि दल ने नई दिल्ली में भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से कल मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अजीत डोभाल से सीएससी के कामों और अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही रहमान ने डोभाल को बांग्लादेश आने का भी निमंत्रण दिया। इस बार सीएससी बैठक में बांग्लादेश का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले इस यात्रा के बारे में ऐलान करते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा था कि क्षेत्रीय सहयोग एक प्राथमिकता है और कई क्षेत्रीय निकायों की बैठकों में सक्रिय तौर पर उसने भाग भी लिया है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर के साथ 16वीं विदेश मंत्री फ्रेमवर्क वार्ता की से अध्यक्षता करने के लिए बुधवार शाम दिल्ली पहुंची। ये उच्च स्तरीय वार्ता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। दिल्ली आने पर वोंग ने कहा कि वो एस जयशंकर के साथ होने वाली चर्चा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की कि ये बैठक दोनों देशों के बीच अधिक महत्वाकांक्षी और भविष्य उन्मुख एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। वोंग और जयशंकर की औपचारिक मुलाकात आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में होगी, जहां रक्षा, व्यापार, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ये जाहिर किया है कि एनसीडीसी ने पिछले वित्त वर्ष में सहकारी समितियों को 92,500 करोड़ रुपए वितरित किए हैं, जो 2020-21 के स्तर से लगभग 4 गुना ज्यादा है। अमित शाह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 52वीं आम परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने कहा है कि इस मंत्रालय की स्थापना के बाद से सहकारी क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी इस बदलाव का प्रमुख आधार बनकर उभरा है। सरकार सहकारिता आंदोलन के माध्यम से किसानों, ग्रामीण परिवारों, मछुआरों, छोटे उत्पादकों और उद्यमियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है और आत्मनिर्भरता की दिशा में देश के प्रयासों में सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अमित शाह ने बताया कि सहकारी समितियों को सशक्त बनाने और उनके लिए वित्तीय सहायता सुलभ बनाने के लिए स्थापित एनसीडीसी ने अपने कुल संवितरण को बढ़ाकर 2024-25 में 95,200 करोड़ रुपए कर दिया है, जो 2020-21 में 24,700 करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सहकारिता एक श्रेष्ठ मॉडल है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी और आजीविका सुनिश्चित करता है। उन्होंने ये भी कहा कि बीते 4 साल में एनसीडीसी ने 40% से ज्यादा चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की है और 807 करोड़ रुपए का सर्वोच्च शुद्ध लाभ अर्जित किया है। और इसी के साथ मेरे साथ सुप्रभात में फिलहाल इतना ही। राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति को वैश्विक मंच पर पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में भव्य घूमर फेस्टिवल का मंगलवार को आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की अगुवाई में जयपुर सहित राज्य भर में 6,100 महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। नगाड़ों की थाप, राजस्थानी परिधान और अनूठी लोक धुनों ने पूरे प्रदेश को सांस्कृतिक रंग में रंग दिया। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी से जुड़ी कुछ झलकियों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।